जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। पंजाब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिमाचल यमुना गंगा जल जल चल जल नामे नामे तब शुभ से मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय भाग्य विधाता हे जय हे जय हे जय जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम सत्यमेव जयते। बाल संसद की आज 4 अप्रैल 2021 से मीटिंग में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोगों का जो चर्चा का जो विषय है राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा चल रहा है हम लोगों का। और फंडामेंटल राइट पे हम लोग आज जो हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज स्वतंत्र तो हम लोग शुरू करते हैं आज पे चर्चा। मैं दावा से रिक्वेस्ट करूंगा कि राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ अपनी बात रखें। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम फ्री हैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये आर्टिकल जो है राइट टू फ्रीडम, इसको बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। जिसमें मेनली 6 तरह के आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें स्टेट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे कि वो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए वो लगा सकती है। फिर दूसरा है स्टेट की सिक्योरिटी के लिए लगा सकती है। तीसरा है अगर ये दूसरे फॉरेन स्टेट के साथ उसका कुछ रिलेशन है, उसके अनुसार भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और उसके बाद तीसरा है पब्लिक ऑर्डर के बाद फिर मोरालिटी के आधार पे, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार पे भी अगर हम लोग अपने कोर्ट का अवमानना करते हैं तो उसके लिए भी हमको पनिशमेंट मिल सकता है। यहाँ पे भी हम फ्री नहीं है, क्योंकि हम लोग इसलिए फ्री नहीं है क्योंकि अगर हम लोग कोर्ट का अपमान करते हैं तो ये एक ऑफेंस हो जाता है। फिर इसके बाद है डिफेमेशन के लिए, यानी मानहानि के लिए, ये भी इसके लिए भी हम लोग फ्री नहीं है। हम लोग चाहे तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, किसी का भी अपमान नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इंसाइटमेंट टू ऑफेंस के लिए है। इसका सेकंड इसका आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 से पहले फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, यानी कि हम लोग अगर चाहें तो कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो पीसफुली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी इकट्ठा होकर के कोई दंगा फसाद कर दें। फिर इसके बाद आता है इसी में तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एनी एसोसिएशन वगैरह, या फिर कोई यूनियन वगैरह। अगर हम चाहे तो कोई भी यूनियन एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। हम लोग यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल थ्रू आउट इंडिया, यानी इंडिया में हम लोग चाहते हैं तो कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी अपना ये जमीन ले सकते हैं, कहीं भी हम लोग अपना रह सकते हैं। फिर इसके बाद है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड ट्रेड, हम लोग किसी भी ट्रेड को अपना सकते हैं, किसी भी बिजनेस को अपना सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग कोई नहीं रोक सकता है, किसी भी प्रोफेशन को भी अपना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी अगर हम लोग कोई ऑफेंस करते हैं तो हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाता है किसी बेसिस पे। और इसमें 3 तरह का आर्टिकल शामिल है, जैसे कि पहला है एक्सपोस्टैक्टो लॉ,
जिसके अनुसार ये है कि अगर स्टेट जो है तो एग्जिस्टिंग लॉ जो है ना उसके अनुसार ही हम लोग को पनिशमेंट देगा। ऐसा नहीं होगा, स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है कि स्पेशल लॉ लाए और उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में हम लोग को पनिशमेंट दे। फिर इसके बाद आता है सेकेंड में इसका सब क्लॉज है ये डबल जेओपार्डी का। डबल जेओपार्डी से मतलब यह है कि सेम नेचर ऑफ ऑफेंस के लिए ये पनिशमेंट भी सेम रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग कोई क्राइम करते हैं और मान लेते हैं किसी का मर्डर करते हैं, चाहे एक मर्डर करे या 2 मर्डर करें, पनिशमेंट एक ही बार होगा, मतलब वो डेथ पेनल्टी जो होता है वही होगा। ऐसा नहीं है कि ये 2 बार फांसी पे लटकाया जाए। इसके बाद है तीसरा इसमें सब क्लॉज वे सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके अनुसार हम लोग चाहें तो हम लोग ये खुद के खिलाफ बयान नहीं दे सकते हैं कोर्ट में, खुद को हम लोग ऑनेस्ट प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन और हम लोग को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि हम लोग खुद के अगेंस्ट में कुछ बोलें, खुद के अगेंस्ट में हम लोग कोई एविडेंस दे या फिर कुछ भी ऐसा बोलें। फिर इसके बाद है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से कहने का मतलब है कि हम लोग फ्री हैं और इसमें बहुत सारे राइट्स हम लोग को दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार बहुत सारे जजमेंट में इसमें और अपना ये इंटरप्रिटेशन करते रहता है। जैसे कि एक बार इंटरप्रिटेशन हुआ था पैसिव इथोनिस्टा केस में, जिसमें यह था जिसमें एक और राइट जोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू, राइट टू राइट टू डाई विथ डिग्निटी। इसमें विथ डिग्निटी को जोड़ा गया था। और पैसिव इथोनिस्टा केस जिसमें हम लोग ये चाहे तो ये एक मेडिकल बोर्ड के सामने अपना विचार रख सकते हैं और अपना लिविंग विल तैयार कर सकते हैं, तो इसमें ये भी जोड़ा गया था। फिर और भी इसमें आता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एक बार जजमेंट दिया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, वो भी हम लोग का आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। और फिर आर्टिकल 21 के बाद है आर्टिकल 21 के बाद है आर्टिकल 21A। इसको अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था और इसके अनुसार यह है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं 6 से 14 ईयर एज के उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा। और इसको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद ही इसमें बहुत सारा इसमें ये आर्टिकल 21 को और भी ज्यादा इसका विस्तार किया गया है, तो स्कोप का विस्तार किया गया था। फिर इसके बाद है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यानी कि अगर हम लोग को गिरफ्तार किया जाता है तो हम लोग को सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को ये बताया जाना चाहिए कि हम लोग का क्राइम क्या है, हम लोग कौन सा ऐसा क्राइम है जिसके लिए हम लोग को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें एक और है कि हम लोग को फ्री लीगल एड मिलता है। यानी कि अगर हम लोग चाहें तो किसी भी लॉयर को, किसी भी एडवोकेट को हायर करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और वो हम लोग को फिर बताएंगे कि हम लोग कैसे मतलब इस केस से बाहर निकले अगर हम किसी केस में फंसे हुए हैं तो। और इसमें एक और कि अगर हम लोग गिरफ्तार होते हैं तो हम लोग को 24 आवर्स के अंदर ये किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। और ताकि ये एक ब्रीड भी है, जैसे कि हेबियस कॉर्पस एक ब्रीड है, उसमें भी यह कहा गया है कि अगर हम लोग किसी को भी गिरफ्तार किया गया है तो 24 आवर्स के अंतर्गत ये कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें इसका जर्नी का टाइम ये नहीं इंक्लूड किया जाता है जो भी ये एक्यूज है उनके। फिर इसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। और भी इसमें बहुत सारा ये अमेंडमेंट होते रहते हैं, फिलहाल तो नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद आभा, आपने सारा डिटेल आर्टिकल्स वाइज आपने बताया। तो मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि राजेश जी स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ अपने विचार रखें। देखिए आभा ने अभी जो हमारे बाल संसद में जो है आभा जी, तो आभा ने स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको उन्होंने समराइज किया, सारी बातों को रखा। लेकिन देखिए ये बड़ा व्यापक चीज है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी यहाँ पर सारे हमारे जितने भी नागरिक उनको समझना होगा कि एक्चुअली स्वतंत्रता का अधिकार किस चीज में हमको मिला हुआ है। हर चीज के लिए हम स्वतंत्र नहीं है एज ए लीगली रूप से। तो स्वतंत्रता का अधिकार में जैसे अनुच्छेद 19 से 22 तक में इसका वर्णन है और हर अनुच्छेद में उसका अलग अलग ही इंटरप्रिटेशन किया गया है। हर अनुच्छेद में जैसे 19 में है, इसमें 6 अधिकारों की रक्षा की गई।
जैसा इन्होंने बताया ABC करके, जैसे वाक एवं, जैसे मान लीजिए कि अगर 19 अनुच्छेद में देखते हैं तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में भी उसमें भी कैटेगरी है, उसमें है प्रेस की स्वतंत्रता, अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, जो व्यवसायिक विज्ञापन होता है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, किसी का फोन टेपिंग होता है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार है, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार, सूचना का अधिकार एक आता है RTI, जो हम लोग बहुत बोलते हैं, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, RTI जिसको हम लोग बोलते हैं, अनुच्छेद A में ही आता है। शांति का अधिकार, प्रदर्शन व विरोध अधिकार, किंतु हड़ताल नहीं। प्रदर्शन आप कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, मगर हड़ताल नहीं कर सकते। ये अब उसी में है B में, अगर आप लोग देखते हो तो शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, उसमें भी बहुत सारा है। तो हम लोग को लगता है कि इस बाल संसद में थोड़े थोड़े टॉपिक पर हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे, है ना। अब इनमें इसमें एक बहुत ही अच्छा एक आभा ने भी बताया कि अनुच्छेद 21 पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। बहुत सारे को लोगों को लगता है कि हम अपना मृत्यु को, हम अपने आप को सुसाइड कर ले, ये अधिकार नहीं दिया गया हमारे पॉलिटिकल में, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत निम्न स्वतंत्रताओं को व्याख्या की गई। अब इसके अंतर्गत है प्राण एवं दैहिक में, जैसे मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, हर व्यक्ति को अधिकार है कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ अपना वो जिंदा रह सकता है इस समाज में, सोसाइटी में, उसको कोई ये नहीं कर सकता। स्वच्छ पर्यावरण, पर्यावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। जीवन रक्षक का अधिकार, सभी को अपना जीवन रक्षण का अधिकार होना चाहिए, हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है। निजता का अधिकार, अगर हमारा प्राइवेसी भंग होता है, वो भी अधिकार हमारा है कि हमारा निजता का अधिकार है, प्राइवेसी रखा जाए। उसके बाद है आश्रय का अधिकार, विद्युत का अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। जैसा अभी इन्होंने बताया कि एक निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए आप ये कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारे 21 में दिया गया कि अगर आप निःशुल्क कानूनी सहायता लेना चाहते हैं तो उसका भी हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है, और आप ले सकते हैं सब कुछ, बशर्ते जानने की चीज है, अगर हम जान सकते हैं तो। अब जैसे मान लीजिए कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, तो उसमें न्यायिक व्याख्या भी आया है, जिसको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बोलते हैं हम लोग, न्यायिक व्याख्या। उसमें एक बार आया था, कोई केस था 1950 में, गोपालन मामले में था। तो उच्चतम न्यायालय क्या किया था, अनुच्छेद 21 की व्याख्या में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को अधिकार और कानूनी आधार पर रोक सकता है, किंतु 1978 में मेनका के मामले में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को बदलकर न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उचित व न्यायिक पूर्ण मामले के आधार पर ही रोका जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ऐसा ही नहीं। अब इच्छा मृत्यु है, कोई भी चाहेगा कि हम इच्छा मृत्यु में हम ये कर ले, तो ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय इसका भी है कि 1994 में इच्छा मृत्यु का अधिकार को स्वीकार किया गया था, बोला गया था कि आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, लेकिन 96 में वो अपना निर्णय को बदल दिया और इच्छा मृत्यु को मूल अधिकार में नहीं रखा गया, नहीं तो पहले इसको 94 में ये था। अब हमारे ये में देखा जाए कि शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसको भी दिया गया है, अनुच्छेद 21A में दिया गया है, शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो 66वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में जोड़ा गया था, कि यह घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ये हम लोग को मिला गया था कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी सरकार, और यह प्रावधान केवल प्राथमिक शिक्षा के संबंध में है, न कि उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में उपलब्ध है। मतलब ये प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, इसके अंतर्गत शिक्षा संबंधी अधिकार को भी एक मूल अधिकार में जोड़ा गया है। मतलब इसको मूल अधिकार, शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसको मूल अधिकार, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट जो होता है उसमें उसको ले लिया गया।
अब एक जो अनुच्छेद में हम लोग बात करेंगे कि अनुच्छेद 22 में निरोध व गिरफ्तारी के संरक्षण का। बहुत सारे लोग को होता है कि कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण कभी भी कोई गिरफ्तार कर दिया जाता है, किसी को भी उठा कर ले गया, ये तो उसमें हमारा सबका दिया गया है कि उसमें क्या है। जैसे इसमें है कि दंड विषयक कठोर, इसके अंतर्गत व्यक्ति को दंड मिलता है जिसे अपना अधिकार स्वीकार कर लिया है या अदालत उसे दोषी साबित कर दिया है। ठीक है, एक निवारक है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के दोषी ठहराया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति उसके पिछले अपराध पर दंडित ना कर भविष्य में ऐसे अपराध करने से रोकना है, जैसा कि शक के आधार पर गिरफ्तारी। ये भी बहुत बड़ी बात है, शक के आधार पर गिरफ्तारी। कानूनी साधारण कानूनी मामले से संबंधित जो व्यक्ति बात है उसमें कि व्यक्ति को उन कारणों से अवगत कराया जाए जिसके आधार पर उसे पकड़ा गया है। उसको कारण बताया जाना चाहिए कि किस कारण से आपको पकड़ा गया है। विधि व्यवसायी वकील के परामर्श व प्रतिरक्षा का अधिकार, ये भी एक अधिकार में उसको दिया गया। 24 घंटे के भीतर जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत होना है। अगर आज पकड़ लिया गया है, थाना में आपको ले गया गया है, तो एक तो कारण बताए कि किस कारण से पकड़ा गया है, और अगर पकड़ लिए तो 24 घंटे के अंदर उसके जो जिलाधिकारी उनके पास उनको प्रस्तुत करके उनको चालान करके जेल भेज देना है, या जो उसको 24 घंटे के अंदर ही करना है। और अगर वो थाने में अगर 24 घंटा से ज्यादा रखता है तो ये हमारे स्वतंत्रता का अधिकार का भंग होता है। इसलिए ये साफ लिखा गया है कि 24 घंटे के भीतर जिला अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना है उस व्यक्ति। यह व्यवस्था विदेशी नागरिक और निरोधक प्रयोग के अंतर्गत है। दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी, अगर कोई दंड विषय कानून है उसके अंतर्गत जो अगर गिरफ्तारी होता है उसके अंदर में भी कुछ दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। एक पॉइंट ये भी बनता है, जब तक कि सलाहकार बोर्ड उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस मामले में उचित कारण ना बताए। जो उचित कारण बताएंगे उसके अनुसार, यानी 90 दिन नहीं बोलते हैं कि किसी नहीं हो गया तो 90 दिन के बाद आपको बेल मिलेगा, तो उसमें है 90 दिन। विरोध का आधार व्यक्ति को बताया जाना आवश्यक है, किंतु सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताया जाना आवश्यक नहीं है। व्यक्ति को अधिकार है कि निरोध के विरुद्ध वह अपना प्रतिवेदन करे। अगर व्यक्ति को लग रहा है तो उसके विरुद्ध में वो अपना प्रतिवेदन डाल सकता है। यह अधिकार विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों को प्राप्त है। अगर किसी दंड विषयक में है तो विदेशी को भी प्राप्त है और हमारे भारतीय को भी प्राप्त है कि वो एक आवेदन दे सकता है। उसके बाद फिर और अगर हम लोग देखें तो एक उन्होंने बताया कि बाकी इस तरह से बहुत सारे हैं। तो आगे राजेश जी, आपने क्रिटिकल एस्पेक्ट को कवर किया स्वतंत्रता के अधिकार के रिगार्डिंग, और आभा ने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है आर्टिकल 19 से शुरू होकर जो आर्टिकल 22 तक है उसके बारे में डिटेल में बताया। तो यहाँ पर जितने भी स्वतंत्रता की जहां तक बात की, सबसे पहले स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? कभी हम लोगों ने सोचा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? लॉ कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार ये अधिकार है, ठीक है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हर जगह उन्होंने डाला। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, पीस, हार्मोनी, मोरालिटी, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन डाला। क्योंकि स्वतंत्रता जो शब्द है ना वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं हो सकता किसी को, ये हमेशा सापेक्षिक होता है, रिलेटिव में होता है। स्वतंत्रता का 100% स्वतंत्रता हो तो 100% स्वतंत्रता नहीं हो सकती, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो स्वतंत्रता, जहां तक स्वतंत्रता की बात है, लॉ ने ये नहीं कहा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। लॉ ने कहा कि देखिए फंडामेंटल राइट के अंदर उन्होंने रखा स्वतंत्रता का अधिकार, वो स्वतंत्रता का अधिकार जो व्यक्तिक विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। राइट टू असेंबल, ठीक है, हम असेंबली कर सकते हैं, कुछ फॉर्म कर सकते हैं, किसी पर्पस के लिए फॉर्म कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। देखिए सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन,
क्योंकि ये हमारा निरपेक्ष अधिकार नहीं हो सकता। ये सब्जेक्ट टू हम अपने कंट्री के हित को देखते हुए, इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को देखते हुए, जैसे कोरोना काल में हमें रैली निकाल लिए हैं रामनवमी की, ठीक है, लेकिन चूंकि ड्यू टू पब्लिक इंटरेस्ट में हम देखें तो हम अभी नहीं निकाल सकते। उसी तरह अभी जो स्वतंत्रता के अधिकार पर हम लोगों ने जहां से चर्चा किया, सबसे पहला जो क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई हम भड़केदार स्पीच दे दे, कम्युनल मुद्दे पर हम कोई अपनी बात रखे जिससे सांप्रदायिक भड़काव आ जाए, किसी वर्ग को हम जाके उकसा दे जिससे कोई ऑफेंस कर डाले, डिफेमेशन वगैरह। तो ये सब सारी चीजों को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रखते हुए हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है। और एक जो राजश्री ने अभी बताया, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई का जो अधिकार है, इसे भी बाद में 2005 में ना राजश्री कब जोड़ा गया, इसको 2005 के आसपास जोड़ा गया था। 2005 में आरटीआई का जो राइट था, इसको फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया। ऐसे आरटीआई के लिए अलग कानून है, उसके अंदर ये लीगल राइट है, लेकिन इसको यहाँ पर फंडामेंटल राइट में रखा गया, जिसके अंदर हम किसी भी गवर्नमेंट वर्क, उसके रूल्स, उसके प्ले या फंक्शन पर हम आरटीआई के अंदर जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास एक टूल्स आया आरटीआई। पहले क्या था कि इसके पहले हम फोर्स नहीं कर पाते थे गवर्नमेंट अथॉरिटी को, वो वर्क करते थे, फंक्शन क्या करते थे, कितना उनका पैसा खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, कि इसके लिए हम कोई हमारे पास ऐसा टूल नहीं था, इफेक्टिव टूल नहीं था जिससे वो उसको हम रिस्पॉन्सिबल बना सके अपने तरफ से। तो आरटीआई एक इफेक्टिव टूल हुआ जिसके तहत आप आज के डेट में हम किसी भी ऑफिसर से कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो उसको हम हासिल कर सकते हैं आरटीआई के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन है, आपको किसी चीज की सूचना नहीं दी जाती, ठीक है, इसके लिए आरटीआई के रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, उसी तरह फॉर्म कंपनीज, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर पार्टिकुलर पर्पस के लिए, हम जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, बहुत से इंटरेस्ट के लिए हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। फॉर्म कंपनी टू कैरी ऑन द पर्टिकुलर पर्पस, बिजनेस पर्पस हो गया हमारा, चैरिटी पर्पस के लिए हम ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये हमारे अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज किया गया है लॉ के अंदर। इसके अलावा एक है कि फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, having subject to reasonable restriction, और एक reside and settle in any part of the territory of India। यहाँ पर देखिए reside and free, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पहले प्रॉब्लम था 370 के अंदर, ठीक है, लैंड परचेज हम नहीं कर सकते थे वहां पे, तो अब वो भी रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। झारखंड में प्रॉब्लम है, झारखंड में क्या है कि यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो अपना लैंड फॉरवर्ड को सेल नहीं कर सकते। सीएनटी एक्ट है यहाँ पर स्पेसिफिक, ठीक है, तो सीएनटी एक्ट के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है। तो ये क्या हमारे जो राइट टू फ्रीडम है इसको वायलेट करता है। तो यहाँ पे वर्ड लिखा गया सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और इस आर्टिकल के अंदर भी ये लिखा गया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन for the protection of the scheduled tribes because certain safeguards as justified for the protected indigenous and tribal people from exploitation and coercion, ठीक है। तो यहाँ की क्या होता था कि बाहर के लोग आते थे, यहाँ के जो चूंकि खनिज संपदा वगैरह भी है, और यहाँ पर जो यहाँ के लोकल जो आदिवासी लोग थे तो उनको जबरन या फिर बहला फुसला कर उनके जमीन अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो इसको देखते हुए यहाँ पर लॉ सीएनसी लगाया गया, तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लॉ के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया जिसके कारण सीएनटी एक्ट लाया गया है। उसी तरह जम्मू कश्मीर में 370 को तो अब हटाया गया वहां पे है। इसके अलावा फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो यहाँ पर ये बड़ा अच्छा है कि हम इंडिया में कहीं भी अपना कोई भी प्रैक्टिस, अपना बिजनेस प्रैक्टिस, ट्रेड, ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक सेफगार्ड है कि कहीं भी हम रोजगार के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं जो 6 तरह का जो यहाँ पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं,
तो क्या ये राइट, अगर कोई मान ली सब जो सब्जेक्ट टू इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, तो क्या ये राइट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे कि सस्पेंड करना पड़ेगा? ये मेरा प्रश्न है आप लोग से। जो 19(1) में जो आपने राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिजाइड की बोला, कैरिंग ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, फ्रीली मूवमेंट की बात जो कही, तो ये जो राइट जो है, ये जब इमरजेंसी जब डिक्लेयर होता है कंट्री में, तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा राइट टू ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है, वो सस्पेंड नहीं हो सकता। सपोज मान लीजिए इमरजेंसी लगा दी, तो इमरजेंसी लगाने के बाद हमें पूजा करने का अधिकार को रोक दीजिएगा, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की रोक लगा दीजिएगा, तो ये व्यक्तिगत अधिकार है, तो व्यक्ति अधिकार ऑटोमेटिकली सिद्ध नहीं होते। जबकि ये जो 6 तरह के जो अधिकार हैं जो आपको दिए गए हैं, ये हैं जो आपके ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अभी तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जब अगला बाल संसद का प्रोग्राम होगा, हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है, इस पर काफी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोग लेके आएंगे। राजेश ने काफी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसको कवर किया है। इसमें हम लोग RTI, फ्री लीगल एड, ठीक है, और उस पर बात करेंगे। और एक जो क्या लीगलिटी पे आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, तो ये कैसे वर्क होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात क्या, हमें अपने लाइफ में बहुत बार इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ेगा। तो इस एक बीइंग सिटीजन, वी आर अवेयर सिटीजन, तो अवेयर सिटीजन होने के कारण हमें जानना चाहिए कि हमारे पास क्या राइट है उसके अगेंस्ट, ठीक है, कि अगर हमें अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट को लाया जाता है। राजेश जैसा बताया कि इससे ज्यादा आपको डिटेन नहीं किया जा सकता। तो एज ए कॉमन पर्सन के रूप में हम लोग को जानना चाहिए और अवेयर होना चाहिए। तो ये राइट पर जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी हमारी ज्यादा है उनका, और हर लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ अपना ही डीलिंग नहीं करना है, सिर्फ अपने को ही प्रोटेक्ट नहीं करना, अगल बगल कम्युनिटी जो है उसको भी जागरूक बनाना है इस राइट के अगेंस्ट। तो एटलीस्ट राइट के अगर अवेयर होते हैं तो आप हर चीज को डील कर सकते हैं। आपके पास मान ली सपोज मान ली पुलिस आती है, ठीक है, तो अभी देखते होंगे जिस तरह का माहौल है, तो उसमें आके आपको अनिश्चरी लगता है कि पुलिस आना है, फ्रेंड नहीं है, एज ए टॉर्चर के रूप में पहुंच जाते हैं वो। तो इसमें आपको अपने राइट के प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम इन अधिकार प्रैक्टिकल चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी नेक्स्ट जो बाल संसद का मीटिंग होगा उसमें हम और भी बच्चे यहाँ पर इंक्लूड होंगे, क्योंकि अभी होली जस्ट हुआ है तो अभी सारे बच्चे इधर उधर हैं, तो अभी तो नहीं आ रहे हैं। तो अगले बाल संसद मीटिंग से हम लोग को सारे बच्चे यहाँ पे इंक्लूड होंगे। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद आभार।